मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन तक के पूरे कार्यक्रम थे, लेकिन दो दुखद हादसे हुए थे। कल हमारे सदन के साथी गजेंद्र सिंह सक्तावत जी का परसों देहावसान हुआ। कल उनका दाह संस्कार था। ऐसे कुशलगढ़ में हमारे दर्जन भर मजदूर भाइयों की दर्दनाक मौत हुई सूरत में एक हादसे में, कुशलगढ़ के। मैंने ये लाजमी समझा कि मैं कल का अपना दौरा स्थगित करूं। आज मैं कुछ प्रमुख स्थानों पर शोक संवेदना के साथ साथ गजेंद्र सिंह जी के परिवार के यहाँ भी गया। यहाँ स्थानीय हमारे जो नेता थे उनके परिवारों में जो गमी थी, मैं खुद क्योंकि कोरोना के संक्रमण में था, अस्पताल में था, उस संक्रमण से ठीक होने के बाद मैं पहली बार निकला हूँ। आदरणीय किरण माहेश्वरी जी के परिवार के प्रति संवेदना के लिए मैं गया। भगवती झाला जी क्योंकि गजेंद्र सिंह जी दामाद थे, उनसे आज उनको संवेदना के लिए गया। अभी राजसमंद में युवा मोर्चे के सम्मेलन में मैं शिरकत करूंगा। मेरी इच्छा थी मैं आपसे बहुत लंबी वार्ता करता, लेकिन हमारे प्रोफेशन में टाइमिंग की थोड़ी उपचुक रहती है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि कार्यकर्ताओं के आग्रह अनुग्रह और कई स्थानों पर लंबा दौरा होने के कारण मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में आप लोगों के साथ मेरा अच्छा संवाद हो। लेकिन आज आप लोगों को जिस मंतव्य से बुलाया है, ये संभाग मुख्यालय था और मेरी भी इच्छा थी मैं आपसे रूबरू हूं। मैं शुरू करूं, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी के जन्मदिवस को मनाने की घोषणा की है। अब भविष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि देश के संत, ऋषि, महापुरुष, योद्धा ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कारक होते हैं। उनको इतिहास में पढ़ाया भी जाता है और उनसे हम लोग सीख भी लेते हैं। पराक्रम दिवस ये उनकी स्मृति को जीवंत करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार अभिनंदन की पात्र है। मैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल का अध्यक्ष हूं, इस नाते केवल सियासत के नाते नहीं, लेकिन खरी खरी कुछ बात मौजूदा राजस्थान की सरकार के बारे में आपसे जरूर करूंगा। मित्रों, सरकार को अब लगभग 26 महीने हो गए, 2 बरस से ज्यादा हो गए। आमतौर पर किसी भी सरकार के खिलाफ ये कहा जाता है कि जब इलेक्शन ईयर होता है तो उस समय एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी आक्रोश पनपता है। लेकिन ये ऐसी विचित्र सरकार है कि 2 साल के भीतर इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वो दिखने लगी, प्रकट होने लगी, प्रमाणित होने लगी। मैं केवल सियासी तौर पर नहीं, प्रमाणिक तौर पर ये बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अंतरकलह, अंतर्विरोध का शिकार तो थी ही, है भी, लेकिन राजस्थान की जनता को बड़ा नुकसान हुआ, ठगी गई जनता। और इसलिए इन 2 सालों का यदि मोटा मोटा लेखा जोखा देखें तो ये सरकार हर मोर्चे पर पूरे तरीके से फेल हुई है। ये सरकार दावे कुछ भी करे, इस सरकार ने कथित तौर पर जन घोषणा पत्र जारी किया, जिसके बारे में इतनी निष्ठा प्रकट की कि हमारी बाइबिल है। उस जन घोषणा पत्र का भी आकलन और लेखा जोखा करेंगे
तो भी सरकार झूठी साबित होगी। मित्रों, एक बड़ा वायदा किया था, आपको ध्यान हो, किसान उदयपुर संभाग में भी रहते होंगे। राजस्थान के किसानों को जो पहला बड़ा वायदा किया, जिसमें कहा कि हम यदि सत्ता में आए तो संपूर्ण कर्जा माफी करेंगे, पूरा कर्जा माफ करेंगे, और इस तरीके के उदाहरण अपने भाषणों के दौरान पुरजोर तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने राजस्थान की अनेक जनसभाओं में कहा। उनके जन घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख है। और राजस्थान के किसानों ने शायद कदाचित ये सोच के वोट दिया होगा कांग्रेस पार्टी को कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए तकलीफ हो रही है कि राजस्थान के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसी सरकार ने ये कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो युवतियां हैं उनको 3500 रुपए, ये जो नौजवान हैं उनको 3,000 रुपए। लेकिन केवल मोटे तौर पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है राजस्थान में 20 लाख से ऊपर है, और लगभग 1.25 लाख लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता देके हितश्री कर ली। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो नौकरियां खोलेंगे, लेकिन 25 से भी ज्यादा ऐसी नौकरियां और भर्तियां हैं जो या तो न्यायालयों में लंबित हैं और या फिर सरकार के सरकारी महकमों के दफ्तरों की फाइल उनके टेबल पे धूल खा रही है। तो न तो बेरोजगारी भत्ता दिया, न नौकरियां दी, और उसका आलम यह है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देश की प्रमाणिक एजेंसी कह रही है, जिसमें राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर से 4 गुना ज्यादा है। 7.3 ये भारत की बेरोजगारी दर है, और राजस्थान की 28 पॉइंट कुछ है, जो अब तक के उच्चतम शिखर पे है। मित्रों, इसी जन घोषणा पत्र में और भाषणों में आपने सुना होगा कि हम आएंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो लोगों को सुरक्षा देंगे, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आप भी आकलन कीजिएगा, 5,80,000 मुकदमे ये 2 सालों में इस राजस्थान की सरकार के दौरान दर्ज हुए, जिसमें हत्या से लेकर तमाम गंभीर मुकदमे हैं। ये राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का वाकया और दृश्य पहला है। और केवल यही नहीं, राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, वो इस समय आपराधिक मामलों में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य कोई है तो वो राजस्थान है। न किसानों के साथ न्याय किया, न बेरोजगारों के साथ न्याय किया, और न कानून व्यवस्था के साथ न्याय किया। ऐसा लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। अभी पंचायती राज के सरपंच, कल पूरे प्रदेश भर में तालाबंदी थी पंचायतों में, 11,000 से भी ज्यादा पंचायतों में सरपंचों ने, हो सकता है वैचारिक रूप से इनके भी सरपंच होंगे, लेकिन उन्होंने पंचायतों पर तालाबंदी की। कारण सीधा सीधा था कि इससे पहले पंचायतों को सीधा पैसा आता था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, 15th फाइनेंस कमीशन का, और उस पैसे से पंचायती राज के लोग अपने गांव के प्रस्ताव तैयार करके विकास के काम करते थे। वो जो डिपॉजिट होता था, उसके जो ब्याज होता था, इंटरेस्ट होता था, वो भी पंचायत के अकाउंट में जमा होता था। उनको एडिशनल पैसा इस बहाने विकास के लिए मिलता था। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के तहत एक बैरियर सरकार ने लगाया, एक तुगलकी फरमान है कि जिससे सरपंचों को मोहताज होना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हम लोगों ने मांग की है कि सरकार इसको तुरंत वापस ले। मित्रों, एक लंबी फहरिस्त है, मैं जितनी बात करूंगा शायद समय पूरा हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर जो बातें प्राथमिक तौर पर आपसे मुझे शेयर करनी थी, साझा करनी थी, वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं उदयपुर के पत्रकार बंधुओं से एक अच्छा कन्वर्सेशन करूं, संवाद करूं। मैंने इसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है।
आज की मेरी प्रमुख बातें पूरी हुई हैं। आपके कोई प्रश्न है तो उनका स्वागत है। सर, ये था पंचायत पालिका चुनाव हो रहे हैं, आपने टिकट वितरण किया है, लोगों में असंतोष है, वो कहीं पे आरोप लग रहे हैं कि टिकट संगठन ने बेचा है कार्यकर्ताओं को आक्रोशित। देखिए, जो छोटे चुनाव होते हैं, जमीनी तौर के चुनाव होते हैं, उसमें बहुत लोग दावेदार होते हैं और मैं इससे इनकार नहीं करता कि कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक संगठन 24 कैरेट शुद्ध होगा और जहां कोई किसी किस्म की गुटबाजी नहीं होगी, क्योंकि ये भजन मंडली तो है नहीं। और मैं तो देखता हूं कि भजन मंडली में भी कई बार तबले वाले की रंगत अलग होती है, हारमोनियम वाले की अलग होती है। तो इसलिए ये मैं दावा कर दूं कि 100 की 100% मेरे से पहले भी होता है और आगे भी होगा। फिर भी कुछ बातें मेरे संज्ञान में आई हैं, लेकिन इन बातों का कोई प्रमाणिक तथ्य होता नहीं है। राजनीतिक ईर्ष्या के बस या प्रतिस्पर्धा के बस कुछ इस तरीके की बातें आती हैं। कोई गंभीर बातें संज्ञान में आएंगी, कुछ बातों पे हम लोगों ने एक्शन लिया है, भविष्य में भी लेंगे। एक बात जो मैं शुरुआत की थी सरकार के खिलाफ प्रमाण की, पंचायती राज के चुनाव हुए जिसमें 4 करोड़ 50 लाख मतदाता थे। उस पंचायती राज के चुनाव में 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। उन चुनाव में यह पहली बार हुआ है पूरे प्रदेश भर में कि सरकार के खिलाफ मैंडेट गया हो। 21 जिला परिषदों में 14 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई। ये इस तरीके का परिणाम पहली बार आया है। इसलिए जो मैंने बात शुरुआत की थी कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जनता ने प्रमाणित की है। बीजेपी में घर वापसी से शुरू हुई है, कई नेताओं का वापसी मतलब घर वापसी हुई है, जिसमें घनश्याम तिवारी भी है, देव सिंह पांडे का लगभग तैयारी है, वो भी आएंगे। तो क्या जो मेवाड़ के नेता, कुछ नेता आ चुके हैं, जो नेता अभी नहीं आए, जो पूर्व विधायक है, चाहे रणजीत सिंह मंडल हो, चाहे और कोई भी नेता हो, क्या वो उनकी भी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है? देखिए, ये ऐसा सिलसिला है कि कुछ कारणवश कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कुछ को हमें अनुशासनहीनता के कारण निलंबित करना होता है, निष्कासित करना होता है। लेकिन लिबरल पॉलिटिक्स में, और हम लोग कभी कैडर की पार्टी हुआ करते थे, आज मासिस की पार्टी है, और इसलिए कई लोग जो इच्छुक होते हैं पार्टी से वापस जुड़ने के लिए, वहां की स्थानीय इकाई जैसी राय देती है, प्रदेश के सब नेताओं के आपस में सलाह से जो राय बनती है, तब हम लोगों को वापस उनकी वापसी करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में ऐसे कोई प्रस्ताव आएंगे तो गुण अवगुण के आधार पर उन पर विचार करेंगे। कुछ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, मुझे जैसे मैंने कहा, मेरी जो बात की प्रस्तावना थी उसमें मैं आशान्वित हूं, क्योंकि मैं सुजानगढ़ था, आज राजसमंद हूं, कल मैं साड़ा जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि चारों ही उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। कारण है सरकार के खिलाफ माहौल, पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो हमें निश्चित रूप से सफलता देंगी। ये दौरान आपका इसी नजरिए से देखा जाए, आप कार्यकर्ताओं का मन कंगाल है? स्वाभाविक है, मैं जब आया हूं तो सब लोगों से सब तरीके की बात करूंगा। सर, आपने कांग्रेस में अंतर विरोध की बात की, अंतर्गत की बात की, सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें वायरल हो रही है, इससे लग रहा है कि बीजेपी में भी कुछ नहीं, कांग्रेस ने तो प्रमाण दिया है। उनको अपने पीसीसी चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, और आज वो अलग थलग दिख रहे हैं। वो तो डिवाइडेड हाउस साफ दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ की जो चर्चा की वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, जमीन पर कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के अंतर कलह को तो कम से कम सही तरीके से आकलन उसका करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में इस किस्म की कोई कवायद नहीं है, कोई संभावना नहीं है। कार्यकर्ताओं एक चीज है कि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कटारिया जी ने बोला ना पूंजा की सरकार ना कटारिया की सरकार, फिर कौन सी सरकार आप बता रहे हैं? उन्होंने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल का चुनाव चिन्ह है और मोदी जी जैसे बड़े चेहरा का व्यक्तित्व है। इसलिए इस तरीके की जो चीजें होती है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तक तो होती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत नहीं होती। और उसके बारे में मैं उनका वीडियो सुन रहा था, आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ नेता भी होते हैं, उनके समर्थक भी होते हैं, लेकिन अंतपंत फैसला आलाकमान करता है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो तय करेगा कि भविष्य का नेता कौन होगा। तो ये सब काल्पनिक और भविष्य के प्रश्न है। अभी तो बात यही है कि हम सब लोग विपक्ष के नाते भी, सदन में और सदन के बाहर भी, और पार्टी को
मेरा जो मिशन है अध्यक्ष के नाते, अभी तक राजस्थान में सिलसिला चलता रहा कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। पिछली बार का अंतर था 0.5%, यानी कांग्रेस आई थी तो बाय डिफॉल्ट आई। कांग्रेस अपनी खूबियों पर नहीं आई थी और मात्र 99 सीटें आई थी। बीएसपी को उन्होंने असंवैधानिक तरीके से मर्ज किया। बाद में जो इंडिपेंडेंट विधायक थे 13, उनका समर्थन जुटाया। तो कुल मिलाकर ये जुगाड़ की सरकार है। मुझे पता नहीं मेवाड़ में जुगाड़ चलता कि नहीं चलता, लेकिन जयपुर के आसपास ऐसे टायर किसी का, स्टीयरिंग किसी का, भंटा किसी का, एक जुगाड़ चलता है, बड़ा फेमस है। हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई थी। तो जुगाड़ की सरकार है और इस जुगाड़ की सरकार के खिलाफ हम लोग जितना प्रामाणिक रूप से, ही तो कोरोना की प्रोटोकॉल की मर्यादा थी, वरना ये सरकार जन आंदोलन से भी चली जाती। इसलिए मेरी कोशिश है कि सिलसिला बंद हो और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विचार के नाते, व्यवहार के नाते एक मजबूत दल है। उत्तर भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां इस विचार को खूब अच्छी मान्यता है। हम चाहेंगे कि भविष्य में अजय और अभेद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि लोक कल्याण के काम जो हमने शुरू किए वो आगे फिर से प्रारंभ हो। सर, घर वापसी के दौर में रणधीर सिंह जी बिल्डर की भाजपा में एंट्री होगी या नहीं होगी? मैंने कहा कि मैं इसका जवाब दे चुका। इसमें भविष्य में किस किस्म के लोगों के प्रस्ताव आते हैं, वहाँ की इकाई क्या सोचती है, तो उसको गुण अवगुण के आधार पर उसका फैसला करेंगे। ऐसा प्रति आप दिल्ली जब भी विधायक गए थे, आप गए थे, सब आए थे, लेकिन वसुंधरा जी को नहीं बुलाया। क्या आपको राजनीतिक परिवर्तन है? देखिए, किसी नेता की उपस्थिति और अनुपस्थिति उसके कोई सियासी मायने नहीं होते। एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है कि मुझे मेरे महामंत्रियों के साथ बैठक करनी है तो महामंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे। वहां पर पार्टी की विशुद्ध संगठनात्मक बैठक थी, लेखा जोखा था, कुछ भविष्य की चीजें निर्धारित करनी थी। इस लिहाज से जब केंद्र की बैठक होती है तो उपस्थित होती है। प्रदेश में संगठन मंत्री, अध्यक्ष और हमारे नेता, उपनेता, इन दोनों की 4 लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था। इसमें मुझे कोई सियासी कारण लगता नहीं। सर, एक सवाल सरकार आप बता रहे तो मध्यावधि चुनाव की संभावना लग रही है। मुझे तो लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, किसी भी समय मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सरकार में अभी भी विग्रह है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से वो डर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियों से डर रहे हैं, और ये यदि उपचुनाव के परिणाम इस सरकार के विपरीत आते हैं तो मध्यावधि चुनाव की 100% संभावना साफ तौर पर दिखती है। भाजपा जो कांग्रेस सरकार से जो नाराज विधायक है, उनसे संपर्क में है कांग्रेस विधायक से? नहीं, हमें संपर्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही नाराज होकर अलग हो रहे हैं। तो अब हमारा ठेका नहीं है कि वो सरकार गिरने जा रही है, हम उसको बचाएं। इसलिए जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उसका आकलन करेंगे, फैसला करेंगे। मैडम, 11वें दौर की वार्तालाप किसानों की विफल रही है। आज सीडब्ल्यूसी में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है।